नमस्कार। आज हम भारतीय संविधान के उस हिस्से की बात करेंगे जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन सच कहूं तो इसके बिना देश का चलना ही नामुमकिन है। जी हां, हम बात कर रहे हैं संविधान की 12 अनुसूचियों की। ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, बल्कि ये भारत को चलाने का पूरा ऑपरेशनल ब्लूप्रिंट है। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, क्या किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ एक रूल बुक काफी हो सकती है? नहीं ना। अगर हमारा संविधान वो रूल बुक है, तो ये अनुसूचियां उसकी प्रैक्टिकल गाइड हैं। ये वो पन्ने हैं जो बताते हैं कि भाई इन नियमों को असल जिंदगी में लागू कैसे करना है। असल में यही वो हिस्सा है जो थ्योरी को एक्शन में बदलता है। देखिए, किसी भी बड़ी इमारत के लिए एक मजबूत नींव चाहिए होती है। एक राष्ट्र भी ठीक वैसा ही है। और हमारी पहली कुछ अनुसूचियां भारत की इसी बुनियाद को मजबूत करती हैं। और ये बुनियाद सिर्फ जमीन की नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति की भी है। अरे भाई, आप शासन कहाँ करेंगे अगर आपको यही नहीं पता कि आपका इलाका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म। इसीलिए किसी भी देश के लिए सबसे पहला और जरूरी काम होता है अपनी सीमाओं, अपनी बाउंड्रीज को तय करना। और यहीं से हमारी पहली अनुसूची का काम शुरू होता है। तो पहली अनुसूची ठीक यही काम करती है। एक तरह से ये भारत का ऑफिशियल कानूनी नक्शा है। इसमें हमारे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाएं बिल्कुल साफ साफ लिखी हुई हैं। आसान भाषा में कहें तो ये वो दस्तावेज है जो दुनिया को बताता है कि भारत आखिर है क्या और कहां तक फैला है। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन का टुकड़ा तो नहीं होता, है ना? उसकी अपनी एक पहचान होती है, अपनी संस्कृति होती है, और सबसे बढ़कर उसकी अपनी आवाजें होती हैं, यानी उसकी भाषाएं। तो सीमाओं को तय करने के बाद जरूरी है कि राष्ट्र की इस आत्मा को भी पहचाना जाए। और इसी पहचान को सम्मान देती है हमारी 8वीं अनुसूची। ये भारत की 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा का दर्जा देती है। देखिए, ये सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये हमारे देश की हजारों साल पुरानी भाषाई विविधता को एक सलाम है। ये पक्का करती है कि हर बड़ी आवाज को राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाए और पहचाना जाए। तो ठीक है, नींव तो बन गई। अब बारी आती है उन पिलर्स की जिन पर सरकार का पूरा ढांचा खड़ा होगा। यह हिस्सा है पावर के बैलेंस का, कि कौन क्या करेगा, किसकी कितनी शक्ति होगी, ताकि देश की गाड़ी पटरी पर दौड़ती रहे। तो ये 3 अनुसूचियां सरकार के कामकाज के 3 बहुत जरूरी स्तंभों को संभालती हैं। देखिए, अनुसूची 2 ये तय करती है कि राष्ट्रपति, जज और दूसरे बड़े अधिकारियों को कितनी सैलरी मिलेगी, ताकि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष होकर काम कर सकें। अनुसूची 3 में उनकी शपथ या प्रतिज्ञा का फॉर्मेट है, वो वादा जो वे देश और संविधान के प्रति करते हैं। और अनुसूची 4 ये तय करती है कि संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य आएंगे, ताकि हर राज्य की बात बराबर सुनी जाए। अब आते हैं एक ऐसी अनुसूची पर जो भारत के संघीय ढांचे की जान है, 7वीं अनुसूची। ये केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। जरा सोचिए, अगर ये ना हो तो सेंटर और स्टेट्स में हमेशा इसी बात पर झगड़ा होता रहेगा कि भाई फलाने मुद्दे पर कानून कौन बनाएगा। ये अनुसूची इसी कंफ्यूजन और टकराव को रोकती है। तो ये बंटवारा होता कैसे है? बहुत ही स्मार्ट तरीके से 3 लिस्ट्स के जरिए। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें देश के लिए सबसे जरूरी मुद्दे हैं, जैसे रक्षा, विदेश मामले, रेलवे। इन पर कानून सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। फिर आती है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल मुद्दे हैं, जैसे पुलिस, खेती, स्वास्थ्य। इन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और फिर है तीसरी समवर्ती सूची या कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल जैसे मुद्दे हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। है ना कमाल का बैलेंसिंग एक्ट? हमारा देश बहुत बड़ा और विविधताओं से भरा है। यहाँ कुछ इलाके ऐसे हैं जिनकी अपनी अलग सांस्कृतिक जरूरतें हैं। ऐसे में सबके लिए एक ही जैसा नियम कानून काम नहीं कर सकता। इन इलाकों को थोड़े खास ध्यान की जरूरत होती है। और इसी जरूरत को पूरा करती हैं अनुसूची 5 और 6। अनुसूची 5 देश भर के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन के लिए एक ढांचा तैयार करती है। वहीं अनुसूची 6 खासतौर पर 4 उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के आदिवासी इलाकों पर फोकस करती है। उन्हें ज्यादा स्वायत्तता देती है। इन दोनों का मकसद एक ही है, इन समुदायों की जो अनोखी पहचान और संस्कृति है उसे सुरक्षित रखना। तो अब हम आते हैं शासन के सबसे जरूरी पड़ाव पर, यानी इसे आम आदमी तक कैसे पहुंचाया जाए। ये आखिरी कुछ अनुसूचियां उन नियमों के बारे में हैं जो लोकतंत्र को दिल्ली की बड़ी इमारतों से निकालकर सीधे गांव और मोहल्लों तक ले जाती हैं।
इन 4 अनुसूचियों को एक के बाद एक समझना बड़ा दिलचस्प है। अनुसूची 9 कुछ जरूरी कानूनों को कानूनी पचड़ों से बचाती है। अनुसूची 10 राजनीति में स्थिरता लाती है। और फिर अनुसूची 11 और 12 ये दोनों मिलकर लोकतंत्र की जड़ों को सीधा गांव और शहरों तक पहुंचा देती हैं। 9वीं अनुसूची थोड़ी अलग और ख़ास है। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जमींदारी ख़त्म करने और भूमि सुधार जैसे जो बड़े सामाजिक सुधार वाले कानून थे, उन्हें बार बार अदालत में चुनौती देकर रोका न जा सके। ये एक तरह से इन कानूनों के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करती है, ताकि बड़े सुधार तेजी से लागू हो सकें। आया राम गया राम वाली कहावत तो सुनी ही होगी। ये उसी समस्या का समाधान है। जब कोई नेता एक पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतता है और फिर फायदे के लिए दूसरी पार्टी में कूद जाता है, तो इसे दल बदल कहते हैं। 10वीं अनुसूची इसी चीज को रोकने के लिए है। ये सुनिश्चित करती है कि सरकारें स्थिर रहें और जिन्होंने वोट दिया है उनके साथ धोखा ना हो। देखिए, एक मजबूत लोकतंत्र सिर्फ संसद या विधानसभाओं में नहीं बनता। वो तो तब मजबूत होता है जब पावर का विकेंद्रीकरण हो, जब ताकत ऊपर से नीचे तक पहुंचे और हर छोटे से छोटे समुदाय को अपने फैसले खुद लेने का हक मिले। और इसी महान सोच को हकीकत में बदलती हैं हमारी आखिरी 2 अनुसूचियां। 11वीं अनुसूची पंचायतों को अधिकार और जिम्मेदारियां देती हैं ताकि गांव अपना विकास खुद कर सकें, और ठीक यही काम 12वीं अनुसूची शहरों में नगर पालिकाओं के लिए करती हैं। ये दोनों मिलकर लोकतंत्र को असल मायनों में जमीनी स्तर तक ले जाती हैं। तो जैसा हमने देखा, ये 12 अनुसूचियां सिर्फ कुछ नियमों की सूखी लिस्ट नहीं है। ये सब मिलकर एक डायनामिक सिस्टम बनाती हैं जो हमारे संविधान में जान फूंक देता है। ये वो ऑपरेशनल मैनुअल है जो भारत जैसे इतने बड़े और विविध देश को हर रोज चलाने में मदद करता है। तो ये थी हमारे संविधान की 12 अनुसूचियां। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हमारा संविधान एक जीती जागती, सांस लेती हुई किताब है। आज के दौर की नई चुनौतियों को देखते हुए, जैसे कि डिजिटल दुनिया, क्लाइमेट चेंज, आपको क्या लगता है, इस पूरे प्रशासनिक ब्लूप्रिंट में और कौन से बदलाव जरूरी हो सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना हम सबके लिए बहुत जरूरी है।